हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हंसू में। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि पिछला साल आप लोगों का सही तरीके से कट गया होगा। अब जो नया साल आ रहा है, नए स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे। पिछले साल में पूरी दुनिया परेशान थी, आप सबको पता है, कोरोना के कारण। तो इस वजह से जिस तरह से भी पिछला साल बीता, उम्मीद करता हूं सही तरीके से बीता होगा और नए साल की शुरुआत नए तरीके से करेंगे आप लोग। और इसी के साथ कल हम लोगों ने देखा था कौन सा वीडियो, नगर पालिका का पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे नगर पालिका का पार्ट 2। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग पिछला वीडियो इसका पार्ट 1 ना देखे हो, उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारे वीडियो आप लोग सही तरीके से देख रहे होंगे। आज देखेंगे नगर पालिका का पार्ट 2, उसमें देखेंगे शहरी शासनों के प्रकार। शहरी शासनों के प्रकार, ठीक है। तो इसके तहत जो पहला टाइप है इसका कौन सा है हमारा, नगर निगम। हम लोग नगर निगम के बारे में बात करने वाले हैं। नगर निगम का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इसे लिखेंगे। क्या है, नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में किया जाता है, ठीक है। जो बड़े नगर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। सेकंड पॉइंट है नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं। नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं, जिसमें परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त आते हैं। परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त आते हैं। अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, परिषद के बारे में। परिषद में पार्षद होता है। परिषद में कौन होता है प्रमुख, पार्षद होता है। देखिए इसका हेड पार्षद होता है, लेकिन इसका जो प्रमुख होता है, मुख्य वक्ता जो होता है, कार्यकारी प्रमुख जो होता है, वह प्रमुख कौन होता है, मेयर होता है। कौन, मेयर, ठीक है। बात करेंगे स्थायी समिति में। ठीक है, स्थायी समिति के तहत क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्त। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्त, ठीक है। परिषद के तहत पार्षद और मेयर आते हैं। स्थायी समिति के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्त अर्थात फाइनेंस से संबंधित जितने भी सारे कार्य होंगे वह स्थायी समिति के तहत किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा निकल के आता है कौन सा, आयुक्त। आयुक्त हम लोगों ने लिखा था वहां। तो आयुक्त के तहत कौन कौन आते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये कौन से होंगे, आईएएस लेवल के होंगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो आईएएस का एग्जाम निकाल चुका है और आईएएस के पोस्ट पर इस समय पोस्टेड है, वो मुख्य आयुक्त होता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये पॉइंट हो गया। और ये इनकी जो नियुक्ति होगी कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा
नियुक्त किए जाएंगे। कौन? ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट थे किससे? नगर निगम के सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट, सेकंड, देखिए नगर निगम हेडिंग हो गई। शहरी शासनों के प्रकार में पहली हेडिंग नगर निगम। पहली हेडिंग नगर निगम के तहत 2 पॉइंट निकल के आए। पहला, नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों में होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि। उसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की, जिसमें नगर निगम में 3 प्राधिकरण के बारे में बात की गई। प्राधिकरण कौन कौन से? परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त। तीनों में हम लोगों ने देख लिया कि इसके प्रमुख कौन होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने नगर निगम का पॉइंट 2 कवर कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। सॉरी, नगर निगम पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट नगर पालिका। शहरी शासनों के प्रकार में नगर पालिका हम लोग देखेंगे। नगर निगम में यही सारी चीजें होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर लें। नगर पालिका, देखिए इसमें देखना क्या है कि नगर निगम कहां पाया जाता है, नगर पालिका कहां पाया जाता है और इसके कार्यकारी अथवा संचालक कौन होते हैं। तो यही सारी संगठन वगैरह देखेंगे हम लोग, बस बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट। नगर पालिका, नगर पालिका का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या? कस्बों तथा छोटे शहरों के लिए। कस्बों तथा छोटे शहरों के लिए। अगर कोई कस्बा है या फिर कोई छोटा शहर है तो वहां पर नगर पालिका होगा, न कि नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों के लिए है, नगर पालिका कस्बा अथवा छोटे शहरों के लिए है। डिफरेंस यही है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में किसके बारे में बात की गई है? परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। परिषद का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, कि परिषद में जो प्रधान होता है वह इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सिर्फ लिखनी है चीजें, समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके बाद दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है यह दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है और इसकी जो नियुक्ति होगी कौन करेगा? राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? नगर पालिका। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, अधिसूचित क्षेत्र समिति। आइए इसे रफ करते हैं फिर उसे लिखते हैं। 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, नगर पालिका और नगर निगम। तीसरा पार्ट आता है हमारा कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र समिति। कल के वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था कि नगर निगम के कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो वही पार्ट हम लोग इसका देख रहे हैं। 2 हो गए। तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह पूरी तरह नामित इकाई है। यह पूरी तरह नामित इकाई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ
मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें यह एक पूरी तरह से नामित इकाई, मतलब यह सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है, कार्यकारी नहीं है, कोई कार्य यहाँ खास तौर पर नहीं करती। इसमें क्या होते हैं कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हो गया। हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, अधिसूचित क्षेत्र समिति का दूसरा पॉइंट। अतः न तो यह निर्वाचित इकाई है और न ही सांविधिक निकाय। अतः यह न तो निर्वाचित इकाई है और न ही सांविधिक निकाय, और न ही सांविधिक निकाय। मतलब यह एक नामित इकाई है, इसमें केवल एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष होता है और उसके साथ सदस्य होते हैं, किसके? अधिसूचित क्षेत्र समिति के। तो यह न तो निर्वाचित इकाई है और न ही सांविधिक निकाय है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट, औद्योगिकीकरण के कारण औद्योगिकीकरण के कारण विकासशील कस्बा या राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना गया क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना गया क्षेत्र इस अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत आता है। क्या? औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बा, ऐसा कस्बा जहां औद्योगिकरण या इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है उस कस्बे या टाउन का। तो वो स्थान या फिर राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना गया क्षेत्र। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महत्वपूर्ण माने या उसे निर्देशित करे और औद्योगिकीकरण के कारण विकासशील कोई कस्बा, यह किसके तहत आता है? अधिसूचित क्षेत्र समिति के तहत। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चौथा और लास्ट पॉइंट है इसका, बड़ा है, सही से लिखेंगे। यहां अधिनियम के वही प्रावधान लागू होंगे यहां अधिनियम के वही प्रावधान लागू होंगे जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। कील बढ़ी हुई है, हाथ में राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। यहां अधिनियम के वही प्रावधान लागू। देखिए, हर जगह क्या होता है कि काफी सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जो संविधान में नहीं दिए गए हैं या राजपत्र में प्रकाशित नहीं किए गए हैं, फिर भी लागू किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा अधिसूचित क्षेत्र समिति है, इस समिति के तहत जो क्षेत्र आएगा अथवा इसके क्राइटेरिया में जो कार्य होगा, वहां पर अधिनियम के वही प्रावधान लागू होंगे जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तो उम्मीद करता हूं अधिसूचित क्षेत्र समिति आप लोग समझ लिए होंगे। आइए आगे बात करते हैं
नगर क्षेत्रीय समिति के बारे में। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। चीजें बहुत इजी हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। नोट्स अगर सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो काफी सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। आइए अब बात करेंगे हम लोग चौथे की। चौथा प्रकार क्या है? नगर क्षेत्रीय समिति। नगर क्षेत्रीय समिति के तहत हम लोग देखेंगे क्या पॉइंट। उपनगर पालिका आधिकारिक इकाई है। नगर क्षेत्रीय समिति उपनगर पालिका की आधिकारिक इकाई है, की आधिकारिक इकाई है। पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित अथवा नामित किया जाता है। इसे पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित अथवा नामित किया जाता है। इसमें किसी का चुनाव नहीं किया जाता है। अगर किया भी जाता है तो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित होते हैं अथवा नामित किए जाते हैं इसके जो सदस्य होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्या, छावनी परिषद जो हमारा कौन सा है, पांचवा। ठीक है, शहरी शासनों के प्रकार में जो पांचवा प्रकार है वो हमारा कौन सा है, छावनी परिषद। इसे सही तरीके से समझिए। पहले इसके पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट है कौन सा, इसे 2006 के छावनी परिषद की उपबंधों के तहत गठित किया गया है। ठीक है, इसे 2006 के छावनी परिषद के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कौन सा, यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित किया गया है। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित किया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे अगर हम लोग, सब समझेंगे, पहले पूरा लिख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय या प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, इसके चौथे पॉइंट के बारे में।
वर्तमान अर्थात 2020 में, यह देखेंगे कि 2020 में पूरे भारत में कुल कितनी छावनी परिषद है। तो वर्तमान अर्थात 2020 में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं, 62 छावनी बोर्ड हैं। इन्हें 4 कोटियों में या 4 श्रेणियों लिख सकते हैं, 4 कोटियों अथवा श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वह श्रेणी कौन सी है? और जो विभाजित इन्हें किया गया है 4 श्रेणियों में, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे कि वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं जिसमें छावनी परिषद को विभाजित किया गया है। पूरे भारत में 62 छावनी बोर्ड हैं। ये 2020 का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखेंगे 50,000 के ऊपर जनसंख्या, ऊपर जनसंख्या, उसके बाद 10,000 के ऊपर, ये 4 श्रेणियां हैं। उसके बाद आती है 5,000 के ऊपर, 5,000 के ऊपर तथा 2500 के नीचे, सॉरी 5,000 के ऊपर। और उसके बाद 2500 के ऊपर। तो इस तरह से क्या किया गया है कि छावनी परिषदों को बांटा गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 पॉइंट हैं ये, जिसके तहत इस समय छावनी परिषद को बांटा गया है। कुल छावनी परिषद की संख्या कितनी है भारत में? वर्तमान अर्थात 2020 का जो डाटा है उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुल 62 छावनी बोर्ड है। पूरे भारत में 62 हैं और इन्हें 4 कोटियों अथवा श्रेणियों में बांटा गया। वो श्रेणी कौन सी है? 60,000 के ऊपर जनसंख्या, सॉरी 50,000 के ऊपर जनसंख्या, 10,000 के ऊपर जनसंख्या, 5,000 के ऊपर जनसंख्या और 2500 के ऊपर जनसंख्या। ये 4 श्रेणियों में क्या किया गया है? डिवाइड कर दिया गया है इन्हें। तो उम्मीद करता हूं छावनी परिषद आप लोग सही से समझ गए होंगे। अब छावनी परिषद में आपके 3 पॉइंट और बचते हैं, इसे नोट डाउन करिए, फिर ऊपर मैं लिखता हूं या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के कमेंट वगैरह देख के लगता है कि मेहनत आप लोग सही तरीके से कर रहे हैं। आइए, इसी का 2 से 3 पॉइंट बचा है, उसे हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। तुरंत नोट करने की कोशिश करेंगे, चीजें नोट नहीं हो पाएंगी। इसमें छावनी परिषद में जो निर्वाचन होता है वो होता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद नामित जो होते हैं, इसके नामित सदस्य लंबे समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है, छावनी परिषद में अगर निर्वाचन होगा, ये 8 मत समझिएगा आप लोग, 3 वर्ष के लिए निर्वाचन होगा। ठीक है, ये इसके जितने पॉइंट हम लोग लिख चुके थे उसके नीचे के हैं, मैं यहां पर मैंने फर्स्ट और सेकेंड कर दिया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। एक पॉइंट और बचता है इसका, कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, कार्यकारी
अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सॉरी की जाती है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी निकाय देख रहे थे नगर पालिका के, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के राज्यपाल द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। लेकिन छावनी परिषद एक ऐसा बोर्ड है जिसके कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात करेंगे छठवें की। जो हमारा छठवां शहरी शासन का प्रकार है वह है क्या? न्यासपत्तन। न्यासपत्तन के तहत 3 से 4 पॉइंट है, उसे हम लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं। यह ऐसे शहरों में स्थापित किया जाता है जहां बंदरगाह हो, अर्थात जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों में इसकी स्थापना की जाती है, पत्तन की। ठीक है, कहां पर? बंदरगाह क्षेत्रों में। बंदरगाह कहां पाए जाते हैं? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये तीनों शहर कहां हैं? तटीय राज्यों में है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि शहरों में। ठीक है, बंदरगाह वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यास पत्तन बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वह हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था, बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यास पत्तन की स्थापना की जाती है बंदरगाहों के लिए। सेकंड, इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। क्या? नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। एक पॉइंट और बचता है, वह क्या है? निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य दोनों होते हैं इसमें। निर्वाचित प्लस गैर निर्वाचित, दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो न्यास पत्तन, छावनी परिषद दोनों हम लोगों ने सही तरीके से देख लिया। न्यास पत्तन बंदरगाह वाले क्षेत्रों में होता है, जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों में जो बड़ी सिटी होती है तट पर, वहीं पर न्यास पत्तन की स्थापना की जाती है और इसके तहत बंदरगाहों की सुरक्षा की जाती है। और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना, बंदरगाह की सुरक्षा करना। और इसमें देखेंगे कि इसमें मेंबर्स कैसे होते हैं, तो निर्वाचित मेंबर भी होते हैं और नियुक्त भी होते हैं जो गैर निर्वाचित होते हैं, जिन्हें नामित किया जाता है। तो आज हम लोगों ने पूरी तरह से नगर निगम को 2 वीडियो के तहत समझ लिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विदेश नीति की। अब जो चैप्टर आएगा विदेश नीति, उसके बाद हमारी पॉलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आ रहा था। तो उम्मीद करता हूं सारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।